बिना किसी पद पर आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था। तो मैंने सिर्फ जो है उनकी बातें, उनके नीतियों की बातें लोगों के सामने रखी और लोकसभा के समय भी लोगों के सामने जा करके उनकी बातें रखी। अगर कोई वोटर का वास्तव जेन्युइन वोटर जो है उसका अगर वोट कट गया तो क्या वो जेडीयू के वोटर नहीं हो सकते? इस बात की क्या गारंटी है? मुझे भी पहले लगा कि काफ़ी संख्या है। जब मैं फिलहाल विभिन्न जिलों में मतलब 65 लाख आपने जब आंकड़ा देखा तो आपको लगा कि ये एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है। बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जब इसकी गहराई में इसकी जांच हुई तो लगा कि नहीं, ये जेन्युइन है। लेकिन राहुल गांधी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार को इस वक्त बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। चुनाव है, हर पार्टियां समय देती है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर? राहुल जी पहले बहुत बिहार नहीं आया करते थे। ये सच्चाई है कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बिहार आना शुरू किया है। कि मनीष वर्मा क्या जेडीयू में नंबर 2 हैं? जहां तक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब नंबरों का कोई चक्कर ही नहीं है। चुनावी राजनीति के लिए खुद को फिट मानते हैं? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जब समय होगा, जब उचित समय होगा, पार्टी डिसाइड करेगी। तो अधिकारी से नेता बनने का रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल? तो मेरा जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ और इस तरह से हुआ है कि ताकि वही काम कर रहा हूं और जनता में उन्हीं बातों को जनता के बीच लेके कि राजनीति में खास करके बिहार में न्यू जनरेशन के लोग आपकी पार्टी में कम हैं या अन्य पार्टियों में भी कम है? पूरा हम न्यू जनरेशन के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या उनकी भागीदारी वाकई कम हो रही है? न्यू जनरेशन का भी भागीदारी काफी हो रही है। अब जो है न्यू जनरेशन, जेनजे जिसको कहते हैं, वो काफी सचेत है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करते हैं, 26 साल की उम्र में आईएएस अधिकारी भी बनते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव भी रहते हैं, सलाहकार भी रहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, जेडीयू के लिए प्रचार भी करते हैं बिना किसी पद पर रहे। मनीष वर्मा, हम स्वागत करेंगे मनीष कुमार वर्मा का, जो पटना और पूर्णिया के डीएम भी रह चुके हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इनका और भी परिचय है, हम सारे परिचय से आपको इस इंटरव्यू के दौरान ही रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष वर्मा जी का बिहार तक पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। कैसे हैं सर? चुनावी साल है, तैयारी कैसी चल रही है पार्टी में? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया है जी। तो चूंकि मनीष वर्मा जी के बारे में जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारा परिचय है, आपके बारे में सबसे पहला सवाल मनीष वर्मा जी यही कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और अभी पार्टी में जिस तरह से आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, राजनीति में आने का मन कैसे कर गया? वर्दी से अब जो है कुर्ते वाली लुक जो है आपकी अब खूब देखने को मिलती है, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह, और मनीष वर्मा अब चर्चा में भी खूब रहते हैं। मन कैसे किया कि राजनीति की तरफ रुख किया जाए? देखिए, मैं पहले एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था और शुरू से ही एक लोक सेवक के रूप में काम कर रहा था। डीएम का पद हो या किसी सचिव का पद हो, उनका मेन जिम्मेदारी यही होता है कि जनता के लिए नीतियां बनाएं, जनता के लिए नीतियां जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे जनता को लाभ। सरकार की जो नीतियां रहती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो। तो जैसा कि आपने परिचय में ही कहा कि मुझे कई पदों पे रहने का अवसर मिला और ख़ास करके मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में लगभग 5 वर्षों तक काम करने का अवसर मिला। और ये हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उनका बड़ा दिल है कि उन्होंने हमको इन पदों पे रखा। पटना का डीएम भी बनाया, पूर्णिया का डीएम बनाया, बिजली कंपनी के कई पदों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी और साथ में जब मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में काम कर रहा था तो कई विभागों का, बहुत सारे विभागों का मुझे उसके पर्यवेक्षण, नीति निर्माण और किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी थी। तो इस तरह से बिहार के विकास में करीब 16 से लगातार जुड़ा हुआ था। 21 को मैंने रिज़ाइन किया था। तो इस दौरान जो है जितनी भी नीतियां बनी, जिसका भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बहुत सारी नीतियां और बहुत सारा उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ जिससे जनता को लाभ पहुंचा। तो इस तरह से मैं बिहार से जुड़ा हुआ काफ़ी समय से था।
हालांकि मेरा कार्डर उड़ीसा था, और जब डेपुटेशन का पीरियड ओवर हो गया, मुझे 5 साल के लिए डेपुटेशन मिला और 4 बार मुझे एक्सटेंशन मिला। और इस तरह से जब 9 साल हो गए तो मेरा तो हाईएस्ट पीरियड है बिहार में किसी भी बाहरी अफसर का डेपुटेशन के रूप में। और तब जब हुआ कि भाई डेपुटेशन अब एक्सटेंड नहीं हो सकता है, तब था कि बाहर जाकर के काम करेंगे, फिर से उड़ीसा वापस लौटने की बात थी। तो मुझे लगा कि बिहार से इतना दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, विभिन्न योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया है, बिहार के लोगों से एक जुड़ाव अनुभव करता हूँ, ज़मीन से जुड़ाव अनुभव करता हूँ, तो ये जो प्रक्रिया है फिर अब समाप्त हो जाने वाली है। तब मुझे लगा कि भाई कि ये मुझे चाहिए कि मैं बिहार के लिए काम करता रहूँ, बिहार में पैदा लिया हूँ, और मेरा कुछ भी यदि कोई काम बिहार के हित में होता है, लोगों के हित में होता है, तो मैं अपना जीवन को चरितार्थ समझूंगा। साल 2024, हम सीधा सवालों पर आते हैं और आपके व्यक्तित्व पर भी हम बहुत सारी बातें अभी करेंगे, लेकिन साल 2024 मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के पीछे जो सारी घटनाएं घटित हो रही थीं, राजनीतिक घटनाएं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को सफलता भी ठीक ठाक मिली, जिसे कम आंका गया। कहा जाता है कि मनीष वर्मा ने स्ट्रेटजी बहुत शानदार बनाई। बिना किसी पद पर आप जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था? देखिए, ये बात नहीं है, किसी ने नहीं कहा था, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों से पहले से प्रभावित था। और मुझे लगता था कि जब मैं रिजाइन कर चुका हूँ, किसी भी सरकारी पद पे नहीं हूँ, तो ऐसे जैसा भी आपकी इच्छा होती है, आप जिस दल से, जिनके विचारों से आप प्रभावित होते हैं, उनका आप प्रचार करते हैं, उनकी बातें करते हैं। तो मैंने सिर्फ जो है उनकी बातें, उनकी नीतियों की बातें लोगों के सामने रखी, और लोकसभा के समय भी लोगों के सामने जा कर के उनकी बातें रखी, और उन्होंने जिस प्रकार के काम पूरे बिहार में किए हैं और उसके किस तरह से बिहार में एक परिवर्तन आया है, पूरे लोगों के जीवन में बिहार की प्रगति कैसे हुई है, तो इन चीज़ों को जो मैं समझता हूँ लोगों के सामने रखने का मुझे मौका मिला। और ये है, और जहाँ तक रणनीति बनाने की बात है, चूंकि मैं पार्टी में शामिल ही नहीं हुआ, तो फिर रणनीति कैसे बना? नहीं, बैकडोर, देखिए ठीक है, आप शामिल नहीं हुए, यही तो सवाल है। देखिए, चर्चा खूब हुई ना कि मनीष वर्मा एक आईएएस अधिकारी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा। अब इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, जनता को इंतजार रहेगा। और वो कहा जा रहा था कि बैकडोर से मनीष वर्मा वो सारी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप जगह जगह घूम भी रहे थे। देखिए, ये जो मीडिया में है, इस तरह की बातें बहुत चलते रहती है, और बहुत जो बात जो नहीं भी रहती है वो भी चलती है, और जो रहती है वो भी नहीं चलती है। तो जो मीडिया का पक्ष है, हाँ, इस तरह की बातें मीडिया में पहले भी रखी गई है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग तो जानते हैं कि जो वोट हम लोग को मिलता है वो काम के आधार पर मिलता है। जो नीतीश कुमार जी ने विकास की बात की है, और जो उन्होंने बिहार को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, जिस तरह से बिहार कहाँ था और कहाँ लेके गए हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच की तरह, कि जो शुरू में ही है, तो जो बिहार में एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी, लोगों का जीवन बहुत प्रभावित था। तो अब जानते हैं कि जब समाज में इस तरह का विद्वेष रहता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहता है, लोगों को जान की सुरक्षा महसूस नहीं होती है, तो उस समय विकास के बारे में कोई चिंता नहीं करता। लोग पहले जान की चिंता करते हैं। जब जान की सुरक्षा होती है तभी विकास। और उस समय के बिहार को आप देखें तो न सिर्फ शाम के समय लोग नहीं बाहर निकलना चाहते हैं, परिवार चिंतित हो जाया करता था, कई बच्चों का अपहरण हो जाता था, और कई जगह पे बिहार के मध्य बिहार की बात करें तो एक बड़े भूभाग में जातीय संघर्ष का माहौल था, नक्सलवाद था, और कई जगह पे क्या है, बड़े बड़े नरसंहार हुआ करते थे। तो इस वातावरण में बिहार के विकास की कोई परिकल्पना नहीं हो सकती। तो नीतीश जी ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में किस तरह से समाज को शांत करवाया, जातीय संघर्षों को बंद करवाया, और जो बिहार का जो पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ नेगेटिव काम में लग रहा था, उसको सही डायरेक्शन में, विकास के डायरेक्शन में ढालने का काम किया। ये जो आप देखते हैं विकास की बात होती है, ये विकास की बात नीतीश जी के नज़र में देखें तो समाज का एक तरह से एक सही, उसकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगाने की बात हुई। ठीक है, अगर मैं कहूं कि नीतीश कुमार के
कामों को लिस्ट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित, ये वाकई सच है कि 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ऐसे परिवर्तन किए जिसको बिहार की सख्त जरूरत थी और लगातार कर भी रहे हैं। लेकिन मनीष वर्मा को सबसे ज्यादा कौन सा काम नीतीश कुमार का प्रभावित किया? देखिए, यदि डीपर लेवल पे देखा जाए, सतही लेवल पे बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो सबसे डीपर लेवल पे देखा जाए तो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि बिहार में विभिन्न जातियां जो प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से कर रही थी और एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, उस चीज को समाप्त करने का और समाज में एक सहयोग का वातावरण बनाने का, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और वो लगातार प्रयास इस बात को करते हो, चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे जातिगत विद्वेष हो, इन चीज़ों को समाप्त करके समाज को एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाने का जो काम है वो सबसे बड़ा काम है। ठीक। उसके साथ साथ आप कह लें लॉ एंड ऑर्डर सुधारना, बाकी जो काम है सरकारी तंत्र की मदद से होता है, बट असली जो काम है वो समाज के स्तर पे होता है। और समाज में जो व्यवस्था उन्होंने की है कि समाज में सहयोग का वातावरण रहे, आपसी विद्वेष समाप्त हो, सौहार्द का वातावरण रहे, इसके लिए उन्होंने काम किया। और आप देखें महिलाओं पे, आप देखें तो जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारा, ये अपने आप स्वतंत्र भारत में एक नया, एक समझिए अध्याय लिखा गया है बिहार में, जिसके मुझे लगता है कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इन कामों की चर्चा होगी कि किस तरह से राजनीतिक सत्ता का उपयोग किस तरह समाज को बदलने में किया गया है, समाज की बेहतरी के लिए किया गया है और किस तरह से लोगों की सोच बदलने के लिए किया गया है। बिहार इसका एक एग्जाम्पल के तौर में प्रस्तुत होगा। ठीक। जिस तरह से और वंचित समाज में, जैसे हम लोग जो जिस बात को मानते हैं, हमारी पार्टी जिस बात को मानती है कि भाई सबको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, समाज में किसी वर्ग का हो उसको समान अवसर लगभग प्राप्त होने चाहिए। और इसके लिए वंचित समाज जो है, चाहे जितना भी अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हों, उनको स्पेशली अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, इन सभी वर्गों को भी किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। जो नीचे में है, निचले पादान पे, उनको कैसे शिक्षा के माध्यम से, आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से, सामाजिक भागीदारी के माध्यम से, और ख़ास करके जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें भागीदारी दे करके, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गए, मुखिया, अध्यक्ष, जिला परिषद, नगर परिषद, इनमें कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर के बहुत बड़ा काम हुआ। ठीक है, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कुछ सवाल जो विपक्ष उठा रहा है और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं तेजस्वी यादव, अभी एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, मामला सब जुडिस भी है। एसआईआर को लेकर मनीष वर्मा क्या सोचते हैं? क्या अगर कोई वोटर का वास्तव जेन्युइन वोटर जो है उसका अगर वोट कट गया तो क्या वो जेडीयू के वोटर नहीं हो सकते हैं? इस बात की क्या गारंटी है? जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का आरोप है या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से जो तर्क दिए गए, एसआईआर को लेकर मनीष वर्मा क्या सोचते हैं? देखिए, एसआईआर का मामला जो है वोटरों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। एसआईआर जो है चुनाव आयोग द्वारा एक कदम उठाया गया, जिसमें देखा गया कि जो हमारा जो वोटर लिस्ट है, लोकतंत्र का जो समझिए कि उद्गम पॉइंट है, वो चुनाव है। और उस चुनाव का स्वच्छ चुनाव हो, इसके लिए आवश्यक है कि वोटर लिस्ट स्वच्छ हो। तो जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया कि हमको स्वच्छ एक वोटर लिस्ट होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कदम उठाया। और उसके लिए जो भी हैं, जब उन्होंने पूरे बिहार में सर्वे कराया तो लगभग 65 लाख वोटरों के नाम कटे। और ये देखने में ये संख्या बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन जब देखा गया तो अधिकांश जो वोटर हैं जो मृत हो गए हैं, पहले जो मृत्यु हो गई है, वैसे वोटर थे, या कोई जगह छोड़ करके बहुत दिन पहले ही चला गया, या वैसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई नई जगह पे बस गए। तो ऐसे लोगों की ही संख्या है। मुझे भी पहले लगा कि काफ़ी संख्या है। जब मैं फिलहाल जब विभिन्न जिलों में मतलब 65 लाख आपने जब आंकड़ा देखा तो आपको लगा कि ये एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है? बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जब इसकी गहराई में इसकी जांच हुई तो लगा कि नहीं, ये जेन्युइन है। और जब मैं जाता हूँ, विभिन्न जिलों में जाता हूँ और वर्करों से अपनी बात करता हूँ, जब उनसे बात हुई, अभी मैं विभिन्न जिलों में गया, करीब करीब 6 जिले में गया, और उनके वर्करों से बात हुई
हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, वुड बी कैंडिडेट्स हैं या फिर अपने जिला अध्यक्ष हैं, सबसे बात हुई तो ये लोग सारे प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे कि किसी भी जेन्यून वोटर का नाम न कटे, क्योंकि भाई वोटर तो किसी पार्टी के हो सकते हैं, हमारे भी वोटर हो सकते हैं, कई लोगों के वोटर हो सकते हैं, तो किसी का भी नाम कटता है तो ये गलत बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने सारे लोगों को इन्वॉल्व कराया, हम लोगों ने खुद बूथ लेवल एजेंट बनाए अपनी पार्टी की तरफ से और पूरी प्रक्रिया पे लगातार निगरानी रखी और इसमें यही देखा, सबसे बात होकर के यही नतीजा निकला कि नहीं, जो जेन्यून था वही काम हुआ है। कोई भी, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से इतना सचेत है कि किसी भी यदि किसी का काट दीजिएगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो सामने लेकिन राहुल गांधी इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे, विपक्ष के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार को इस वक्त बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। चुनाव है, हर पार्टियां समय देती है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं, चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे उन पर? देखिए, राहुल जी पहले बहुत बिहार नहीं आया करते थे, ये सच्चाई है कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बिहार आना शुरू किया है। बिहार की कितनी समझ है उनको, बिहार के जो जनता है, समाज है और किस प्रकार के यहाँ पे लोग की मानसिकता है, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत बेहतर समझ है बिहार की, और तभी उन्होंने इसको प्रधान मुद्दा बनाया। देखिए, विपक्ष के पास अब मुद्दे बचे नहीं, उन्होंने जो चीज़ें सोची वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी, जो मुद्दे उन्होंने उठाने चाहे उसका समाधान नीतीश कुमार जी ने पहले ही कर दिया, और जो एनडीए की सरकार चल रही है उन सब मुद्दों का, जनता से संबंधित मुद्दों का समाधान कर दिया। विकास का कोई बात ही नहीं है कि वो विकास की बात कर ही नहीं सकते। अब तो रोज नई घोषणाएं भी कर दे रहे हैं, विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दे रहे नीतीश कुमार। तो अब बात ये हुई कि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं विकास का, लोगों से संबंधित कोई मुद्दा ही नहीं है। अब राहुल जी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा, जो उधर के हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं उनके पास भी कोई मुद्दा नहीं बचा, तो भाई जनता में जाएं किस बात को लेकर के? तो एक जो है फ्लिम्जी मुद्दा उठा करके, वोट कटा, इस तरह की बातें उठा करके वो चारों तरफ घूमने के लिए भी तो कोई मुद्दा चाहिए। तो एक तरह से एक मुद्दा उठा करके चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि जब जा रहे हैं तो सच्चाई ये है कि जनता से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जनता जो है समझ गई है कि इस तरह से तो उनका तो कोई कल्याण होना नहीं है। जब सच्चाई लोगों के सामने है, लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, तो यदि इस तरह की बात होती तो आप देखिए कि हर जगह पे स्वतः घूमने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, हर जगह पे स्वतः ही आंदोलन शुरू होते। बिहार जो है राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग स्टेट है, बिल्कुल, और इसमें यदि उनके किसी अधिकार का हनन होता है तो जनता वहां चुप बैठने वाली नहीं है, वो खुद आंदोलन करती, खुद एकदम। लेकिन देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब भी किसी मुद्दा को जबरदस्ती हाईलाइट करें, किसी नाम पे बिहार तो घूमना है, तो जब जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ही नहीं है तो चलो वोट कटने का मुद्दा। ठीक है, अब एक सवाल, चूंकि आपने शुरू में मीडिया का भी जिक्र किया और कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी चल जाती है जो दरअसल होती नहीं है। अब एक सवाल जो सोशल मीडिया पर खूब तैरता है, और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये भी कि आपकी यात्रा चल रही थी, यात्रा बीच में रुकी भी, और इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल कि मनीष वर्मा क्या जेडीयू में नंबर 2 हैं? ये बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया। इसके सफाई में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और यात्रा क्यों रुकी? दोनों सवाल एक साथ। देखिए भाई, जहां तक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब नंबरों का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा। मैं अपने को जनता दल यूनाइटेड का एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूं और पार्टी की मजबूती के लिए काम करता हूं, और जितने भी जो हमारा काम है वो सिर्फ पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे चुनाव में इसका बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए मेरा सारा काम है। तो मैं किसी भी, और मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूं, कहाँ नंबर 1, नंबर 2 और इस तरह की बातें, इसमें तो कहीं पढ़ना ही नहीं है। ये जेडीयू में नंबर, ये सच्चाई है ही नहीं। ठीक है, जेडीयू में नंबर 2 कौन है सर? मैं नंबर की बात नहीं करता हूँ। जेडीयू में सिर्फ एक सर्वमान्य नेता है, वो नीतीश कुमार जी हैं, जिनके विचारों से, जिनके कामों से पार्टी चलती। मतलब आप खुद को नंबर 2 नहीं मानते? और बाकी कई सीनियर नेता हैं, बहुत नेता हैं, बहुत सम्मानीय नेता हैं, जिनके जो काफ़ी दिनों से पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो
काफ़ी नेता हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में जदयू की मजबूती के लिए लगातार काम करते हैं। ठीक है, छोटे कार्यकर्ता का आपने जिक्र किया, ठीक है, आप कोई बात कह रहे थे, पूरी हाँ, कर दूसरी बात जो आपने कही कि क्यों यात्रा रुकी। जो मेरी यात्रा थी शुरू में, वो भी पार्टी द्वारा ही एक प्रस्तावित यात्रा थी, पार्टी के द्वारा ही प्रोग्राम निकला था, और उसी के तहत मैं विभिन्न जिलों में जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो है पार्टी ने एक और प्रोग्राम तय किया कि जिसमें जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। और तो उसके बाद जो है, जो बीच में हमारा कार्यक्रम रुका, और उसके बाद वो जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होना था, जिसमें दल के सभी नेताओं की भागीदारी थी। तो इसलिए यदि कार्यक्रम रुका भी तो अच्छाई के लिए रुका। नहीं, मतलब उस समय भी खूब चर्चा हुई थी ना, उमेश कुशवाहा की वो चिट्ठी आई और कहा गया कि यात्रा जो है फिलहाल स्थगित की जाती है। हाँ, तो स्थगित हुआ, और उसके बाद जो है मैं इस कार्यक्रम को किया, जो जिला का कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें स्वयं भाग लिया, कई जिलों में गया उसमें। तो एक तरह से काम रुका नहीं था, काम का फॉर्मेट बदल गया। पार्टी ने जब, चूंकि पार्टी में देखिए हर तरह का डिसीजन होते रहते हैं और हर तरह के कार्यक्रम बनते रहते हैं, तो उसके बाद फिर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो एनडीए कार्यकर्ता, और फिलहाल जो है आप देखिए कि विभिन्न जिलों में हमारा एनडीए का, विभिन्न विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, तो उसके लिए काम हो रहा है, उसमें भी हम जा रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। तो हमारा जनता से, हमारे वर्करों से लगातार जुड़ाव रहा है, और लोगों का काम करता रहता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मनीष वर्मा क्या मानते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में भी एक सबसे बड़ी चर्चा कभी कभी ये निकलकर सामने आती है, और तो नेता खुलकर बयान दे रहे हैं निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर, खुल करके सभी नेता अपने विचार कह रहे हैं। मनीष वर्मा के इस बारे में क्या विचार हैं? क्या निशांत को राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी, उसको निशांत आगे बढ़ा सकते हैं, जेडीयू को संभाल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक तो सत्ता में ही, और आप लोग कह भी रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 30 के बाद पार्टी को अगर कोई संभालेगा तो वो निशांत संभाल सकते हैं। व्यक्तिगत विचार आपके? देखिए, राजनीति है, जो बिहार की राजनीति है या देश की राजनीति है, उसमें अच्छे लोगों की अत्यंत आवश्यकता है। सब लोग का मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों का प्रवेश हो, और जहाँ तक मेरा मानना है कि निशांत कुमार काफ़ी सभ्य, शिक्षित और एक विचारवान युवक है, तो उनका राजनीति में आना बहुत ही, हमको लगता है, बिहार की राजनीति के लिए एक नया आयाम माना जा सकता है। आपकी तो कई बार बातचीत भी हुई होगी? नहीं, कई बार मुलाकात होती है, तो मुझे लगता है कि यदि वो राजनीति में आते हैं तो इससे बिहार की राजनीति समृद्ध होगी। लेकिन अब कहें कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, यही तो सवाल है। ये चीज़, ये मुद्दा जो है वो निशांत कुमार जी का है, उनके पिताजी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जब भी इस तरह के फैसले होते हैं, जब भी है, तो उसमें हमेशा जिस व्यक्ति को आना रहता है उसकी प्राथमिकता क्या होती है। जब तक व्यक्ति स्वयं, जब वो डिसाइड करता है, ये चूँकि निशांत जी का मामला है तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि कब वो राजनीति में सीधा कदम रखेंगे। और दूसरी बात है कि भाई नीतीश कुमार जी पार्टी के एक तरह से हेड हैं, तो उनका भी विचार महत्वपूर्ण रखता है। तो मीडिया में तरह तरह के लोग बातें चलाते रहते हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो इससे क्या सरगर्मी बनती है। लेकिन जो सच्चाई है कि जब उनको आना होगा वो आएंगे, और मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति इससे समृद्ध होगी। ठीक है, चलिए अब सीट पर कुछ बात कर लेते हैं मनीष जी, चूंकि लगातार जो है अब ये मुद्दा गरमाएगा। पिछली दफा जब चुनाव हुआ था तब आपकी पार्टी एक सीट कम पे लड़ी थी और जनता दल बीजेपी एक सीट ज्यादा पर लड़ी थी। इस बार चर्चा है कि बराबर बराबर सीटों पर लड़ सकते हैं, या जनता दल यूनाइटेड ही एक सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ेगी? सीधा सवाल, बिहार में बड़ा भाई कौन, और क्या फॉर्मूला वही होगा? देखिए, जब भी हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, जब भी एक गठबंधन की राजनीति होती है, तो ये एक साझेदारी की राजनीति होती है। हम लोग एक राजनीतिक साझेदार हैं, और इसमें समझदारी की बात होती है। ये कभी भी बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा छोटा इसको नहीं देखना चाहिए। चाहे छोटे दल भी हों, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ छोटे दल हैं और कोई उसमें छोटा नहीं होता। उनकी राजनीतिक भागीदारी होती है,
उनका अपना बिहार में एक अलग महत्व है, तभी तो गठबंधन बना है। सब तरह के दल से मिल करके बना है। 5 दलों का हमारा गठबंधन है और इस गठबंधन में समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। जब तक सहयोग का वातावरण नहीं रहेगा तब तक ये काम नहीं होगा, गठबंधन चल नहीं पाएगा। इसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं, जिससे गठबंधन में एक बेहतर समन्वय होता है। तो जहाँ तक बड़े भाई और छोटे भाई की, मीडिया में इस तरह की चर्चाएं ज़्यादा चलती हैं कि भाई जहाँ तक हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो हमें तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम लोग अलग हैं, एक साथ मिलके बात कर रहे हैं। और नहीं, ये सीट शेयरिंग की चर्चा इसलिए खूब होती है। देखिए, लोकसभा चुनाव भी जब हुआ, मनीष जी माफी चाहूंगा इंटरप्शन के लिए, लोकसभा चुनाव भी हुआ तब भी ये मुद्दा खूब गरमाया था और देखिए जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बेहतर रहा। इसीलिए ये कहा जाता है अभी आपकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है और अगर आप सरकार में आते हैं तो आप ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो विधायक आपके होंगे कैसे? पिछली बार तो चिराग पासवान आपसे अलग थे और कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान ने ही नंबर 3 बनाने में भूमिका निभाई है। देखिए, उस समय का अपना एक परिदृश्य था, उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक ये है गठबंधन में तो हम लोग प्रायः लगभग समान सीटों पे लड़ते आए। एक सीट किसी का ज्यादा हो गया, एक सीट किसी का कम हो गया, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बराबर बराबर तो मान के चला जाए, ये फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके अनुसार सीटों की संख्या तय हो जाएगी। और आप देखे हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग गठबंधन में हैं, कभी भी सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हमेशा बहुत आसानी से इन मुद्दों को सुलझा लिया जाता है, कोई मुद्दा ही नहीं है, उलझने की बात कहाँ है। जब सुलझा लिया जाता है और दोनों समझदारी के साथ लड़ेंगे, जनता में एकदम स्पष्ट मैसेज है कि दोनों मिल करके, हम लोग पांचों दल मिल करके चुनाव लड़ेंगे, पूरे विश्वास के साथ लड़ेंगे और इसका परिणाम जनता के सामने होगा। चुनावी राजनीति में मनीष वर्मा आएंगे कि नहीं, ये सवाल लोग पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। और चूंकि साल भर हो गए आपको पार्टी ज्वाइन किए हुए, नीतीश कुमार जब भी किसी अधिकारी को पार्टी में शामिल कराते हैं, एग्जाम्पल हैं आरसीपी सिंह, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं, मानते भी बहुत है नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह को देखिए, सब कुछ मिला, पार्टी में भी रहे, पार्टी के सर्वोच्च पद पे भी रहे, मंत्री भी बने केंद्र में जाकर। चुनावी राजनीति के लिए खुद को फिट मानते हैं मनीष वर्मा? और क्या भूमिका अगर पार्टी तय करती है तो अब तक तो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हुए हैं आप, आगे इसकी संभावना? देखिए, ये तो पार्टी ही डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को क्या देना है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उस कर सकता है, उसका आकलन करके पार्टी निर्धारित करती है कि भाई किसको क्या जिम्मेदारी देना है। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के मजबूती के लिए काम करता हूँ, कैसे हमारी सरकार बने उसके लिए काम करता हूँ। तो इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अब रही बात कि कौन सा मुझे किस तरह की जिम्मेदारी, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। जब समय होगा, जब उचित समय होगा, पार्टी डिसाइड करेगी। इसमें कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता ठीक है। चलिए, एक और सवाल, चूंकि कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी होते थे प्रशांत किशोर, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि नंबर 2 होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने अलग रुख अख्तियार किया। अब एक नए सियासी दल के साथ वो चुनावी मैदान में इस बार उतरेंगे। लेकिन कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के बारे में, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर 2025 में चिराग जो भूमिका में 2020 में थे वो प्रशांत निभाएंगे? नीतीश कुमार के लिए कोई भीतरघात वाली बात तो नहीं है? राजनीतिक विश्लेषकों में ये बड़ी चर्चा का केंद्र है ये सब्जेक्ट। देखिए, ये भी एक मीडिया का कयास है, चारों तरफ से ये चर्चा चल रही है कि इस तरह की बातें हो रही है कि प्रशांत किशोर इस तरह का काम करेंगे। मुझे लगता है कि वो एक रणनीतिकार थे, जगह जगह पे उन्होंने रणनीतियाँ बनाई, विभिन्न दलों के लिए रणनीतियाँ बनाई। और जितना उनका पहले उनका मैं इंटरव्यू भी देखा हूँ, उन्होंने कहा है कि मार्जिन पे उनका असर पड़ता है, कुछ जो है फ्लोटिंग वोटर्स हैं उन पे असर पड़ता है, रणनीतियों से थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन बीच में वो क्लेम कुछ ज़्यादा ही करने लगे कि भाई कि सब दलों के मुख्यमंत्री जो है बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है। तो ये तो भाई अपना उनका खुद को देखने का नज़रिया है, उतना इसको दंभ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ये ठीक है, वो रणनीति बनाते थे, एक तरह से काम करते थे, लेकिन इसका असर कितना होता है, कितना इसमें, क्योंकि रणनीति और राजनीतिक दल का काम ये दोनों अलग चीज़ें हैं। थोड़े समय के लिए रणनीति हेल्प कर सकती है,
लेकिन रणनीतिकार से नेता बनने की जर्नी है वो अत्यंत कठिन है और लोगों का विश्वास प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ठीक है, रणनीतिकार से नेता बनने की जर्नी बहुत कठिन है, लेकिन एक अधिकारी से नेता बनने की जर्नी कठिन है या आसान है? क्योंकि अब थोड़ा सा एकेडमिक सवाल पे आते हैं। जब कोई अधिकारी नेता बनता है तो उसकी चर्चा खूब होती है, और इन दिनों बिहार में हमने देखा कई सारे लोग, कुछ जनसुराज में भी शामिल हुए, कुछ ने अपना दल भी बनाया, और कुछ हमारे साथ अभी स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं। तो अधिकारी से नेता बनने का रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, अधिकारी से नेता बनने का जो रास्ता मैं नहीं कहूँगा। मैंने जो अधिकारी के रूप में काम किया है, अब मैं अधिकारी हूँ नहीं। पिछले 4 साल से मैंने उस काम को छोड़ा है और करीब करीब जो है अब सीधा जनता के सवाल पे, जनता के मुद्दे पे, जनता से सीधा जुड़ाव, सीधा संवाद, उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। पार्टी के कामों में इन्वॉल्व रहा हूँ, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने में या जगह जगह क्षेत्रों में घूम करके पार्टी कैसे मजबूत हो इसके लिए काम कर रहा हूँ। रही बात अधिकारी के रूप में, तो अधिकारी के रूप में हम जनता का ही काम करते हैं। चाहे आप डीएम हो, चाहे आप किसी सेक्रेटरी के रूप में हो, तो हमेशा आप जनता के मुद्दों का समाधान की बात करते हैं। तो अधिकारी जो है एक तरह से जुड़ा ही रहता है। हाँ, उनका जो जिस तरह से जनता के साथ जुड़ाव होता है वो नहीं होता है, लेकिन उनके लिए जो काम करना होता है वो लगातार काम सरकार का द्वारा जो काम होते हैं अधिकारियों के माध्यम से होते हैं, वो ठीक है। लेकिन मैं पॉलिसी लेवल पे अन्य जितने भी है कार्यक्रमों के जो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन, उसके लेवल पे जुड़ा था। और काफ़ी मुख्यमंत्री का जितने भी कार्यक्रम हुए 2016 से 2021 के बीच में, 7 निश्चय के कार्यक्रम हुए, आपके हर घर बिजली, जितना भी 7 निश्चय हुआ, 7 निश्चय 2 के कार्यक्रम हुए, बहुत सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो इन सब जो तरह तरह की योजनाओं की जब आप बात करेंगे, हर घर बिजली हो गई, हर घर हो गया, गांव-गांव में पक्की गलियां और सड़कें बनाने की बात हो गई। अभी देखिए गांव में जो है सोलर लाइट लगाने की बात हो रही है, हर घर तक नल का जल की बात होती है। तो बहुत सारे काम हैं जो जनता के मुद्दे हैं, उनसे मैं जुड़ा रहा हूँ, उनके इम्प्लीमेंटेशन में जुड़ा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं सीधे जनता से मुद्दे से, जो सरोकार है, जन सरोकार के मुद्दे, उनसे जुड़ा रहा हूँ। तो मेरा जो ट्रांजिशन है बहुत स्मूथ और इस तरह से हुआ है कि ताकि वही काम कर रहा हूँ और जनता में उन्हीं बातों को जनता के बीच लेके जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, निश्चित तौर पर, लेकिन विपक्ष का एक आरोप है और कई सारे लोग ये मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का डेमोक्रेसी पे हावी नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पे हावी नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी सरकार पर विपक्ष का सीधा सीधा आरोप रहता है कि यहां पर अफसरशाही हावी है। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, ये सरासर गलत आरोप है। ब्यूरोक्रेसी का काम है इम्प्लीमेंटेशन करना, सरकार की नीतियां बनाना सरकार का काम है, सबका अपना अपना काम होता है। अब क्या है कि जब सरकार की नीतियां का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें तो ग्राउंड में तरह तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका समाधान ब्यूरोक्रेसी करती है। लेकिन नीति बनाने में ब्यूरोक्रेट्स का जो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, गाइड जरूर करते हैं, क्योंकि जो नीतियां बनाते हैं बड़े अफसर बनाते हैं, सचिव रैंक के अधिकारी बनाते हैं और उसमें इनपुट उनका होता है। लेकिन ये ऊपर का विज़न होता है। सबसे पहले जो सीएम का विज़न होता है, जो सरकार का विजन होता है, उस विजन के अनुसार काम करना होता है। तो उस काम को जो ज़मीन पे उतारने का काम हुआ, वो काम ब्यूरोक्रेसी करती है। और बिहार में देखिए, तभी तो इसका समन्वय बड़ा अच्छा से हुआ है। जो नीतीश कुमार जी का, एनडीए सरकार का जो विज़न है, उसको ज़मीन पे उतारा गया है। कोई आज ब्यूरोक्रेट को ये नहीं कह सकता कि भाई कि ये उनका विज़न था, ये सीधे सरकार का विजन है। हाँ, ज़मीन पे उतारा गया है, सड़कें बनी, इस तरह से जो कायाकल्प हुआ, आज 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें पूरे बिहार में हैं और सब सड़कें मेंटेन हैं। हर गांव में, हर गली मोहल्ले तक आपकी सड़कें बनी हुई हैं, बिजली हर घर तक पहुंचा हुआ है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई है वो आपके हर घर तक लगभग पहुंचा हुआ है। आप बताएं कि 2000 यदि हम 15 की बात करें तो मात्र 2% में पाइप वाटर सप्लाई है। आज खुशी है कि 90% से अधिक हम कहेंगे पाइप ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई गाँव में है। वो भी तो इस तरह के काम जो हो रहे हैं वो दोनों को सहयोग से हैं, हावी होने का कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब ये विपक्ष का ऐसा ही आरोप है। ये आरोप, क्योंकि उनके समय में क्या होता था, कोई काम ही नहीं होता था।
उनके समय में क्या ब्यूरोक्रेसी भी कोई काम नहीं करती, ना ये लोग कुछ काम करते थे। जनता को उलूल जुलूल के मुद्दे में उलझा करके और आपस में देखिए इस तरह का जंगल राज उन्होंने कायम करके रखा हुआ था। तो वहां पे जनता किस तरह से, अरे उनको तो जीने में परेशानी थी, उन बाहर नहीं निकल पाते थे, उनकी क्या हालत। अब लेकिन कह रहे हैं कि 17 महीने हम नीतीश जी के साथ रहे, हमने रोजगार दिया, हमने नौकरी की बात की, सरकारी नौकरी की बात की, और अब जनता के बीच वो कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली हम सरकार देंगे। 20 साल से ये जो सरकार चल रही है इसको हटाइए। एकदम एकदम इनका जो है, जो देखिए बोलने में तो बहुत सुंदर लगता है जी। जितना अच्छा आपने कविता का पाठ किया, ये कविता के पाठ करने से क्या समाज नहीं, ये में मैं नहीं, बदलाव। तेजस्वी यादव कहते हैं, रोज कहते हैं। हाँ, तो वो उनको अच्छा है कि कविता का पाठ करें, इस तरह से पाठ करने से उनका गला में सुधार होगा, अच्छा वो कविता पढ़ पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि ये कविता पढ़ना और इस तरह का मौका भी तो आपने ही दिया, आपकी पार्टी ने दिया। रिदमिक ये बातें करना, इस तरह से दवाई कमाई सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इनका जो काम देखिएगा तो कुछ भी काम इन्होंने नहीं किया। जब भी इनको मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, आप नहीं, मेरा सवाल तो यही है ना सर कि मौका भी 2 दफा आपने ही दिया, आपकी पार्टी नहीं दिया। वो बने भी है तो हमारी पार्टी के सहयोग से ही बने, नहीं तो इनका देखिए कि ये तो 22 सीटों पे आ गए थे। 2010 का जब चुनाव था तो 22 सीटों पे थे। इनको तो जो भी संजीवनी मिली हम ही के द्वारा मिली, और सहयोग से 2015 में जीवित हो गए, और जीवित हो गए तब जाकर के ये बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि हमने किया। अरे नीतीश कुमार जी जब काम राजनीति करना शुरू किए हैं समय ये बच्चे थे, क्योंकि उनके पिताजी नीतीश जी के समकक्ष हैं। इनकी क्या हालत थी, तो क्रिकेट खेलते थे बाहर में। अब चूंकि परिवार में है, मुख्यमंत्री जी के परिवार में है, तो उसके कारण इनको वहाँ पे बना दिया गया कि भाई बड़े नेता बन गए। तो पिताजी की जो कमाई है वो पुत्र खा रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने काम ही क्या किया है, खाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दवाई सुनवाई करवाई सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पे उतारना आसान काम नहीं है। ठीक है। बिहार में जो भी चैलेंजेज हैं वो योजनाओं को जमीन पे उतारने के, आप बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं कि हम मुंबई की तरफ बना देंगे, हम न्यूयॉर्क की तरफ बना देंगे, लेकिन उसको जमीन पे उतारना वो आपके बस की बात नहीं है। ना आपको समझ है, ना किस मुद्दे की समझ है, ना उसको उतारने के लिए वो जिद है। नीतीश कुमार जी जिस जिद से बिहार को आगे ले जा रहे हैं, वो ऐसा किसी के पास वो जिद नहीं है, और इसी कारण वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो बिहार को आगे ले जा रहे हैं। कितनी भी उनको बाधा मिलती है, सब कुछ दूर करते हुए बिहार को आगे ले जा रहे हैं। नहीं, राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी तो है नीतीश कुमार, उनको परखना इतना भी आसान नहीं। अब एक सवाल जो है वो हर दल से है, और मनीष वर्मा चूंकि अधिकारी भी रहे हैं और अब उनकी सियासी पारी भी शुरू हुई है। एक सवाल है कि राजनीति में खास करके बिहार में न्यू जनरेशन के लोग आपकी पार्टी में कम हैं या अन्य पार्टियों में भी कम है? पूरा हम न्यू जनरेशन के पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या उनकी भागीदारी वाकई कम हो रही है, और क्या ये बढ़नी चाहिए पॉलिटिक्स में? नहीं, देखिए न्यू जनरेशन का भी भागीदारी काफ़ी हो रही है। अब जो है न्यू जनरेशन, जेनजी जिसको कहते हैं, वो काफ़ी सचेत है। क्योंकि अब देखिए पहले क्या था कि पहले खबरें उतना तेज़ी से नहीं पहुंचा करती थी। आज देखिए इंटरनेट के दौर में तुरंत सब चीज़ें हैं पहुंच जाती हैं, ज़मीन तक पहुंच जाती है, हर लोग तक वहाँ पे चर्चा होती है। तो नए जनरेशन के लोग पहले से काफ़ी अवेयर हैं, पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, और हर मुद्दे पर उनकी अपनी समझ रहती है, और उनके प्रायोरिटीज़ भी है। उनको लगता है चूँकि वो उस युग में पैदा नहीं हुए, क्योंकि अधिकांश जो जनरेशन की उम्र क्या है, 18 से लेकर के आप 25, 26, 27 लगा लें, तो करीब करीब 20 साल से तो हमारी सरकार है। उसके पहले के दौर को उन्होंने देखा नहीं है। उनके उस दौर में क्या था, किस तरह का माहौल था, किस तरह बिहार बदहाल था, किस तरह बिहार में अंधेरे का राज था, कहीं बिजली नहीं थी, उन्होंने नहीं देखा कि इतनी मुश्किल से जो गड्ढा उस समय की सरकार ने क्रिएट किया, पूरे बिहार को गड्ढे में ढकेल दिया था, उसको पाटने का काम किस तरह से नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने किया, कितनी मेहनत हुई है, लेकिन उसको महसूस वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो उनके गार्जियन से, जो उनके साथ हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह बताएं पहले का कि किस तरह से बिहार था, कितनी मुश्किल से बिहार को इस तरह से दौर में लाया गया है, जहाँ सड़कें हैं, जहाँ बिजली है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ स्वास्थ्य है, हर कदम पे जहाँ महिला सशक्तिकरण है,
जहां वंचित वर्गों के लोगों के लिए अधिकार है, हर तरह से बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है, ये उनको समझाना चाहिए। हाँ, नए जनरेशन का एस्पिरेशन रहता है कि बहुत अच्छा, बिहार में हम क्यों पीछे हैं, दूसरे से क्यों पीछे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप इसकी जांच पड़ताल करें, आप हिस्ट्री में जाएं, समझें चीज़ों को कि कैसे हम लोग बिहार को आगे ले जा रहे हैं। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है तो आज जो है उस तरह का लॉन्च पैड तैयार हो गया है, जब बिहार नई इंडस्ट्रियल क्रांति के लिए तैयार है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो नया युग जो है, अगले 5 साल 10 साल का जो दौर है, बिहार में इंडस्ट्री के लिए एक नया आयाम लेके आएगा। और देखिए, अभी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिहार सरकार ने लॉन्च कर दी है, जिसमें इतना अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बिहार की है। और इसका असर आप देख रहे हैं कि जगह जगह इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, हर जिले में हर जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कहीं पे सीमेंट की फैक्ट्रियां लग रही है, कहीं पे आप देखिए कि इथेनॉल का प्लांट लग रहा है, कहीं पे फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लग रहा है। आपको जब बिजनेस कनेक्ट 2024 में हुआ था तो 1,83,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल था और करीब करीब 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो रही है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़मीन पे आ रहा है। कोका कोला की फैक्ट्रियां हैं, एपरेल की फैक्ट्रियां हैं, कपड़े का है, लेदर का है, हर तरह की फैक्ट्री। आईटी सेक्टर में कई नई इनिशिएटिव शुरू हुआ है। तो हर तरह से बिहार जो है आगे बढ़ रहा है। नया एयरपोर्ट की बात करें तो जब भी आप पटना के एयरपोर्ट अब देखते हैं, पहले भी जो एयरपोर्ट था, अब नया जो एयरपोर्ट बना है एक अलग तस्वीर पेश करता है। और जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पटना के एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया, उसी दिन उन्होंने बिहटा के एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन भी रखा। हमने आगे क्या होगा, दरभंगा का एयरपोर्ट बना है, अब पूर्णिया का एयरपोर्ट भी अभी हाल फिलहाल में उसका शुरू होना है। तो इस तरह से एयरपोर्ट जो है एक तरह से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। पूरे बिहार में एयरपोर्ट का जाल बिछा के, सड़कों का जाल बिछा करके हर तरह से कैसे बिहार को आगे ले जाना है, एक नए युग में ले जाना है, इसके लिए तैयारी करेंगे, जिससे हमारे युवाओं को भविष्य में और अधिक रोजगार मिलेगा। और हम लोग की सरकार ने 1 करोड़ रोजगार के कहा है। जब पिछली बार मैं था, जब हमारी सरकार 2020 में थी, तो उन्होंने, माननीय नीतीश कुमार जी ने एकदम स्पष्ट जो पहला उन्होंने निर्णय लिया था कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरियां देंगे। और देखिए पिछले 5 सालों के कार्यकाल में कितनी मेहनत के साथ, कितना एग्जाम ऑर्गेनाइज करना पड़ा, इस तरह का काम हुआ जहां पर नौकरियां मिली। करीब करीब हम लोग 10 लाख के पास पहुंचने वाले हैं और करीब करीब 38 लाख रोजगार मिला है। तो इस तरह से करीब 48 लाख 50 लाख के करीब पहुंचने वाले। हमने प्रॉमिस 20 का किया था, 50 दिया है। हम जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। नीतीश कुमार जी का हमेशा ऐसे ये रहा है कि जो वो वादा करते हैं जनता से उसको पूरा करते हैं। और इस बार 1 करोड़ का उन्होंने वादा किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा 1 करोड़ से ज़्यादा ही रोजगार सृजित होंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा ही नौकरियां और रोजगार सृजित होंगे। और इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, उसको ज़मीन पे प्लेस करने की पूरी तैयारी हो रखी है। बस जनता के सहयोग की उम्मीद है और मुझे लगता है कि जनता एनडीए के साथ है। जनता आगे भी बिहार को कभी भी उस पुरानी गति में वापस लौटने नहीं देगी। बिहार आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ठीक है, सवाल के आखिरी दौर में चलते, चूंकि आप एक अधिकारी का जीवन जो होता है बहुत सुदृढ़ और एक कहते हैं ना एकदम रूटीन लाइफ होती है। मनीष वर्मा अधिकारी रहे। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल कि फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? देखिए, फ्री टाइम में जब भी होता है कुछ पढ़ने को मिल जाता है या फिर लोगों से गप जो है कह रहे हैं, घर में ही पत्नी से गप हो गया, अन्य लोगों से बातें हो गई। और पढ़ने का मुझे इंटरेस्ट है तो कुछ पढ़ते रहता हूँ। हॉबी में तो चलिए पहले टेनिस वगैरह खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन अब उसमें समय नहीं मिल पाता। जब फील्ड में रहते हैं तो इस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो जहाँ भी हुआ थोड़ा योगा कर लिए, थोड़ा सा पैदल चल लिए, इस तरह का काम होता है। और मुझे तो नेचर ऐसे भी बहुत पसंद है। गांव को कितना मिस करते हैं आप? गांव को तो बहुत मिस करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि जब भी हो सके गांव जरूर चला जाऊं, क्योंकि गांव से मेरा जुड़ाव रहा है। बचपन में भी जब मैं बिहार शिप में रहता था तो मौका जब भी मिलता था गांव चला जाता था। तो गांव में जैसे खेती कैसे की जाती है, शुरू से ही मैं खेती में भी इन्वॉल्व रहा हूँ। धान की खेती है, कब पटवन होगा, कब क्या करना है, उसमें सब चीज़ में मैंने कई बार उसको खुद ही करवाया है।
या फिर प्याज की खेती हो गई, आलू की खेती होगी, हर तरह की खेती में इन्वॉल्व रहा हूँ। गांव को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, उनसे जुड़ाव रखा हूँ। गांव में आहार पोखर है, मछली मारने का काम होता है, हर तरह का काम होता है। तो गांव, क्योंकि जो भी हमारी योजना है, जनता तो गांव में रहती है। अभी भी आप देखिएगा तो हमारे अधिकांश लोग जो हैं बिहार के, वो गांव में रहते हैं। और इसीलिए नीतीश जी की सरकार ने गांव में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। गांव में जो अब कहेंगे तो उसमें काफ़ी काम हुआ है। अब शहरों की बारी है, बहुत तेज़ी से अब शहरों का विकास होगा। अर्बनाइजेशन पे फोकस रहेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस रहेगा, और एक नई अर्थव्यवस्था का पूरा जो खाका है वो तैयार है, वो ज़मीन पे रखा जाएगा। चलिए, तो मनीष वर्मा जी से बातचीत सुन रहे थे आप, जेडीयू के महासचिव, और इस वक्त जेडीयू में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और लगातार आपने देखा हर जगह पर जिले जिले ये दौरा भी कर रहे हैं। चुनावी साल है। मनीष वर्मा ने तमाम मुद्दों पर, अधिकारी भी रहे, उन पर भी अपनी बात रखी, किस तरह से इनका कार्यकाल रहा, राजनीति पर भी टिप्पणी की और साथ ही साथ अपने व्यक्तिगत जिंदगी से भी जुड़ी बातों को साझा किया। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइए। मनीष वर्मा जी, आप बिहार तक स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।